वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की अवधारणा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक की समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा ऑगस्टीन थोर से ली गई थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों से को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला और घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले का शोषक वर्ग और दूसरे का शोषित वर्ग को कहा जाता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हुए कहा कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास और अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी तथा बूढ़ा श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार पूंजीवाद अवस्था में ही स्वयं एवं विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित होना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर उनके अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योग के इस स्थायीकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उनमें एकता उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार पूंजीवादी विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है और सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष की भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करके कोकर ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदाय में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। पहला, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व है। वास्तव में यदि ऐसी स्थिति होती तो मानव समाज कभी का समाप्त हो गया होता। संघर्ष की अपेक्षा सहयोग, प्रेम और सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल हैं और मानव समाज इन्हीं पर टिका है। आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के परस्पर सहयोग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन संभव है। दूसरा, समाज के केवल दो वर्ग ही नहीं। मार्क्स ने समाज में दो वर्ग ही माने, किंतु वास्तव में समाज के अंतर्गत केवल दो वर्ग ही नहीं होते, बल्कि इसके अतिरिक्त
तीसरा वर्ग भी होता है, बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग भी होता है। उन जिसके अंतर्गत वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में हो जाते हैं और उन्होंने समाज के विकास में सदैव ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। अतः मध्यम वर्ग का स्वरूप, इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं दोनों वर्गों से नितांत भिन्न और पृथक होती हैं। इस कारण से पृथक से विचार करना नितांत आवश्यक होता है। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। मार्क्स की एक मूल त्रुटि है कि उसने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। समाज को ठीक और पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर भी बांटा जाना चाहिए, अन्यथा हमारा अध्ययन अधूरा ही रहेगा। मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों की को एक मानने का कारण संभवतः यह था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था। उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों को जन्म दिया। क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना की गई है, लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी क्रांतियां हुई उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं वरन बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। मार्क्स के अनुयायी लेनिन ने इस बात को स्वीकार करते हुए एक स्थान पर लिखा कि हमने कहा था कि मजदूर लोग अब तक इस योग्य नहीं है कि उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके। उनके अंदर यह चेतना केवल बाहर से ला जा सकती है। पांचवा, वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल। यह सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सर्वाधिक प्रबल होती है बड़ी भूल है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है, इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। छठा, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। यह सोचना कि संसार का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है। धर्म, शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि और मानवीय भावनाएं और दुर्भावनाएं सदैव ही संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सातवां, मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं हुए हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो आवश्यकता व्यक्त की गई है वह ठीक नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित दोषों के आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है, किंतु यह भूल जाता है कि पूंजीवाद में सुधार की गुंजाइश है। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों में श्रमिकों के काम करने की स्थितियों में सुधार कर श्रमिक वर्ग के असंतोष को कम किया गया है और श्रमिक वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि और पूंजीपतियों की संख्या तथा शक्ति में निरंतर कमी होती जा रही है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की धारणा का मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर कैर्यू हंट ने कहा है कि मार्क्स का यह विचार है कि मनुष्यों के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्ति महत्व रखता है, किंतु एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है। धन्यवाद।